अगर आपसे कोई ये कहे कि एक ही हफ्ते में कोई मुल्क 3 अलग अलग मोर्चों पर फंसा हुआ है, तो शायद पहली बार में भरोसा करना मुश्किल लगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी बिल्कुल यही हो रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में एक बार फिर इंडिपेंडेंस डे का ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ पीओके में तनाव इतना बढ़ गया है कि सरकार ने अल जजीरा जैसे बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को ही ब्लॉक कर दिया, और तीसरी तरफ आम जनता को पेट्रोल के दाम की अलग से मार झेलनी पड़ रही है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है और इन 3 घटनाओं के बीच कोई कन्वेंशन है भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम समझेंगे कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के भीतर क्या क्या घटा है, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक और मीडिया सेंसरशिप से लेकर इकोनॉमी तक। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। हर साल 11 अगस्त को बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप इस तारीख को अपना इंडिपेंडेंस डे मानते आए हैं। इसकी जड़ें 1947 से जुड़ी है, जब ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद कलात की प्रिंसली स्टेट ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, मगर 1948 में पाकिस्तान ने इस इलाके को अपने में शामिल कर लिया और तभी से बलोच नेशनलिस्ट इसे जबरदस्ती का विलय मानते रहे हैं। इस बार भी 11 अगस्त से ठीक पहले रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक नया डिक्लेरेशन सामने आया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपना अलग फ्लैग, एंथम, करेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर लिया है और वो 85% क्षेत्र पर अपना कंट्रोल होने की बात कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट में तो ये भी कहा गया कि करीब 5 लाख लोगों की एक फोर्स, जिसमें मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, 2026 खत्म होने तक पाकिस्तान की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को बाहर निकालने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, यहाँ थोड़ा रुककर एक जरूरी बात समझ लेते हैं। ऐसा डिक्लेरेशन कोई पहली दफा सामने नहीं आया। 2025 में भी इंडिपेंडेंस डे के इसी तरह के दावे हुए थे और उससे पहले भी लगभग हर साल कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिलता रहा है। अब तक किसी भी देश ने इसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और ना ही जमीन पर ऐसा कोई बदलाव नजर आता है जो इस दावे को साबित करे। यानी ये सिंबॉलिक ज्यादा लगता है, वेरीफाइड कम। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बलूचिस्तान में सब कुछ सामान्य है। पिछले हफ्ते ही BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों में लगभग 42 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाने की खबर आई थी। इससे पहले मई में क्वेटा के नजदीक एक ट्रेन पर सुसाइड अटैक में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल के परिवारजन भी शामिल थे। और उससे भी पहले जनवरी में BLA ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत एक साथ कई शहरों में हमले किए थे। क्वेटा भी उनमें से एक था। तो ये साफ है, भले ही इंडिपेंडेंस डे का दावा वेरीफाइड ना हो, लेकिन जमीनी हालात में सिक्योरिटी की स्थिति सचमुच बिगड़ रही है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आर्मी बार बार इन हमलों के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ बताती रही है, बिना किसी पब्लिक सबूत के। भारत और अफगानिस्तान दोनों ही इन आरोपों को पहले भी सिरे से नकार चुकी है। अब रुख करते हैं पीओके की तरफ, जहां पिछले कुछ हफ्तों से माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। दोस्तों, याद रखिए, कुछ समय पहले मुजफ्फराबाद की तरफ एक बड़ा लॉन्ग मार्च निकाला गया था और JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में जनता सड़कों पर उतर आई थी। सस्ती बिजली, सस्ता आटा, एलिट प्रिविलेजेस पर रोक और असेंबली की उन 12 रिफ्यूजी सीट्स को समाप्त करना जिनके जरिए बाहर के लोग पीओके की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। अब उसी मुद्दे पर एक नया घटनाक्रम सामने आया है। पीओके में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, जो अलग अलग फेसेस में करवाए जा रहे हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद की 9 सीटों के साथ साथ उन्हीं 12 रिफ्यूजी सीटों के लिए भी वोटिंग हुई, यानी वही सीटें जिन्हें हटाने की मांग को लेकर लोग महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जाहिर है, इससे गुस्सा और बढ़ गया। इसी दौरान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने JAAC को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, यानी जो संगठन इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, अब उसे कानूनन ही गैर कानूनी करार दे दिया गया। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, अल जजीरा का पाकिस्तान में ब्लॉक होना। जैसे ही अल जजीरा ने पीओके की इन इलेक्शंस और वहां के प्रोटेस्ट को कवर करना शुरू किया, कुछ ही दिनों के भीतर यूजर्स को शिकायत होने लगी कि उनकी वेबसाइट खुल ही नहीं रही। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने किसी भी बैन की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने अल जजीरा पर सेलेक्टिव रिपोर्टिंग और येलो जर्नलिज्म का आरोप जरूर लगाया। उनका कहना था कि अल जजीरा ने चुनिंदा पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट करके पूरी इलेक्शन प्रोसेस को गलत ढंग से पेश किया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ अल जजीरा ही नहीं, बल्कि उसी दौरान और भी कई न्यू वेबसाइट्स इनएक्सेसिबल हो गई। यानी ये सिर्फ एक चैनल के खिलाफ कोई अकेली कार्रवाई नहीं लगती, बल्कि एक बड़ा पैटर्न नजर आता है। जो भी मीडिया पीओके के प्रोटेस्ट को खुलकर सामने ला रहा है, उस पर किसी न किसी तरह की पाबंदी लग रही है। साथ ही पाकिस्तान के ऑफिशियल ये भी दावा कर रहे हैं कि हाल ही झड़पों में उनके 7 पुलिस और रेंजर्स पर्सनल मारे गए
और 45 से ज्यादा घायल हुए, जिससे साफ है कि सिर्फ मीडिया वॉर नहीं, जमीन पर भी टकराव जारी है। अब इस पूरे मामले में एक और एंगल भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है इंटरनेशनल रिएक्शन का। जैसे ही पीओके में प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी क्रैकडाउन की खबरें बाहर आने लगी, भारत की तरफ से भी इस पर सीधी प्रतिक्रिया आई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने भी साफ शब्दों में कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान वहां गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठा है। यानी जिस पीओके में पाकिस्तान इलेक्शंस कर रहा है, भारत उसी प्रक्रिया की वैधता को सिरे से खारिज करता है। दूसरी तरफ अल जजीरा को ब्लॉक करने के फैसले पर प्रेस फ्रीडम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जेडब्ल्यूसी ने इसे सीधा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पर हमला बताया। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। जब कोई सरकार प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया को ही ब्लॉक करने लगे, तो उससे बाहर की दुनिया को यही संदेश जाता है कि अंदर की असली तस्वीर छुपाई जा रही है। और यही वजह है कि पीओके का मामला अब सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित न रहकर एक बड़ा डिप्लोमेटिक और ह्यूमन राइट्स का सवाल बनता जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, यानी आम जनता की जेब पर पड़ने वाली मार। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम पिछले कुछ महीनों में बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। अप्रैल 2026 में तो पेट्रोल का दाम एक ही दिन में इतना उछला कि वो करीब 458 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचा था, जो उस वक्त तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। इसके बाद सरकार ने लेवी घटाकर कुछ राहत दी और दाम नीचे आए। फिलहाल अगस्त की शुरुआत में पेट्रोल का दाम करीब 327 से 333 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, यानी अप्रैल के मुकाबले कम है, मगर जून के मुकाबले फिर भी काफी ज्यादा। पिछले 1.5 महीने में ही पेट्रोल लगभग 21 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। और याद रहे, पाकिस्तान अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस और कमजोर करेंसी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ बलूचिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस, दूसरी तरफ पीओके में पॉलिटिकल अनरेस्ट, मीडिया पर पाबंदियां और भारत का डिप्लोमेटिक पक्ष, और तीसरी तरफ महंगाई का बोझ। ये तीनों मोर्चे देखने में भले अलग अलग लगे, लेकिन असल में एक ही कहानी के अलग अलग टुकड़े हैं। एक ऐसा मुल्क जो भीतर से कई दिशाओं में दबाव झेल रहा है। जब इंटरनल चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो या इकोनॉमी का, तब बाहरी बयानबाजी और मीडिया पर सख्ती जैसे कदम अक्सर साथ साथ बढ़ते देखे जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी से कोई नतीजा निकाल लें कि आगे क्या होगा। असली तस्वीर आने वाले हफ्तों में साफ होगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस किस दिशा में बढ़ते हैं, पीओके में इलेक्शन का बाकी हिस्सा कैसे पूरा होता है, और मीडिया रिस्ट्रिक्शंस पर इंटरनेशनल प्रतिक्रिया क्या रहती है। इन सब को हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन तीनों में से आपको कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा दिलचस्प या चिंताजनक लगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन 3 मोर्चों को एक साथ संभाल पाएगा, या फिर आगे हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी हर जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स की एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।